तो केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया है। पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर भी यूएपीए के तहत 5 साल के लिए रोक लगा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एजेंसियों की जांच के बाद ये एक्शन लिया है। दरअसल एनआईए और ईडी ने मंगलवार को कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। 22 सितंबर को पहले राउंड की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 247 लोग हिरासत में ले लिए गए। तो कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों का आईएसआईएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से संपर्क है और पीएफआई का संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी रहा है। ये दोनों संगठन प्रतिबंधित संगठन हैं, जो देश में एक विशेष समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा पीएफआई और इसके कडार बार बार देश में हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। तो पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य सिमी के नेता भी रहे, तो पीएफआई से जुड़े इन संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपको बता दें कि कौन कौन से संगठन हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन RIF है। दूसरे संगठन की बात की जाए तो CFI यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। तो तीसरा संगठन है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल यानी AIIC। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल है। तो नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, तो ये वो अलग अलग संगठन हैं, इन पर भी बैन लगा दिया गया है। तो चलिए, बैन तो लगा दिया गया है। अब बैन लगाने के पीछे की वजह क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। तो इसके संबंध में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से थे बताया जा रहा है। तो वही देश में ये दोनों प्रतिबंधित संगठन हैं। तो ये संगठन प्रतिबंधित थे पहले से दोनों, और ISIS के साथ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का खुलासा भी इसमें हुआ है। इसके अलावा एजेंसियों की जांच के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो पीएफआई और इसके संगठन गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े भी बताए जा रहे हैं। देश में कट्टरवाद, आतंकवाद का ये समर्थन किया करते थे। पीएफआई की एक्टिविटी देश की शांति के लिए खतरा है। तो पीएफआई के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स सिमी के लीडर्स भी थे। तो ये सब बैन लगने की वजह हम आपको बता रहे हैं। तो इनके संबंध जमात उल मुजाहिदीन से थे। तो पीएफआई बैन को लेकर हमारे संवाददाता सूरज ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बातचीत की है। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई सहित 8 संगठनों को देश भर में बैन कर दिया है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनसे बात करेंगे। सर, पीएफआई सहित 8 संगठनों को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन कर दिया। स्वागत योग्य कदम है। आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी, बहुत बहुत आभार। और बहुत जरूरी भी था। जो जिनके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिग्न होने के प्रमाण मिल जाएं, उन पर तो छोड़ना ही नहीं चाहिए उनको किसी भी कीमत पर। तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का मामला था और ये मोदी जी की और अमित शाह जी की सरकार है जिसने एक सर्जिकल स्ट्राइक बाह की सुरक्षा के लिए की और ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है जो आंतरिक सुरक्षा के लिए की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले नवरात्रि के समय जिस तरीके से खंडवा में घटना हुई थी, पीएफआई का मामला सामने आया था, जेएमबी के लोग पकड़ाए थे। अभी 2 बार रेड पड़ी, इसमें करीब 8 लोगों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। टोटल 8 जिलों में 21 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो कहीं मध्य प्रदेश के लिए भी राहत भरी खबर है। 25 लोग अभी तक कुल हिरासत में आए हैं और अभी 25 से ही नहीं है, इनकी जितनी स्लीपर सेल हैं ढूंढ के निकालेंगे पूरे प्रदेश के अंदर से। मध्य प्रदेश की शांति को किसी को भंग नहीं करने देंगे। कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है कि पीएफआई को बैन कर रही सरकार, लोगों को उठा रही सदस्यों को, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पा रही। सबूत हम लिखित में दे रहे हैं, गजट नोटिफिकेशन में कि इनने कहाँ हत्याएं की हैं, कब केरल में की है, नाम सहित दे रहे हैं, कब कर्नाटक में की है, कब उड़ीसा में की, कब तमिलनाडु में, नाम सहित दिए जा रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस सिर्फ भटकाना चाहती है विषय से।
ये तुष्टीकरण की कांग्रेस की राजनीति है। इसी के कारण से कांग्रेस का हश्र ये हो रहा है। समझें, देश की जनता अब जागरूक हो गई है। सिमी का सफाया हुआ मध्य प्रदेश में, फिर पूरे देश में पीएफआई का जो मॉड्यूल था वो सिमी के लोगों में कन्वर्ट हुआ, और जिस तरीके से देखा जा रहा है अलग अलग राज्यों में जो मैकेनिज्म था, कुछ राज्यों में साहित्य के माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, कुछ राज्यों में कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो कहीं पे फंडिंग की जा रही थी। चाहे सिमी हो, चाहे पीएफआई हो, या अन्य कोई भी संगठन हो, आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किसी व्यक्ति को छोड़ा जाएगा ही नहीं। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। दिग्विजय सिंह लगातार आरएसएस पर सवाल उठाते रहे कि इसको बैन करना चाहिए, लेकिन कभी पीएफआई पे मांग नहीं की, एसडीपीआई पे मांग नहीं की। जाकिर नाइक को जो शांति दूत कहते हो, जी लगाते हो जो लादेन के पीछे, अब आप अंदाज करो उनकी सोच क्या होगी। और संघ को या भाजपा को दिग्विजय सिंह के प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये जहां जाएंगे वहां बंटाधारी करेंगे। ये बहुत सोच समझ के किसी ने इनका नाम बंटाधार रखा था। लगातार मध्य प्रदेश में महीने भर में 2 बार प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, नवरात्रि का त्योहार भी चल रहा है, तो ऐसे में कुछ ऐसे इनपुट्स थे कि पीएफआई के लोग कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। ये अलग विषय है, ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है और बात निकलने से दूर तो लग जाती है। पर यह सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश पे इतना ध्यान दिए हुए हैं और लगातार हमारे विकास की चिंता कर रहे हैं। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश शांति का टापू है, किसी भी अनैतिक गतिविधियों वालों को मध्य प्रदेश में नहीं पनपने दिया जाएगा। शायद यही वजह है कि बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएस ने, इंटेलिजेंस ने, जो एनआई के पदाधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया था, और अब देश भर में 8 संगठनों सहित पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।